नमस्कार दोस्तों, मैं हूं नितिन कुमार। आप सभी का स्वागत है हमारे लुसेंट क्लासेस में। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में पढ़ने जा रहे हैं हिस्ट्री ऑफ 10th सिख गुरु के बारे में और सिख इम्पीरियर के बारे में पढ़ेंगे। दोस्तों, ये वीडियो हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जैसा कि पिछले वीडियो से है। और हमने पिछले वीडियो में जैसा कि रिवोल्ट ऑफ 1857 पढ़ा, फिर उसके बाद जो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं ये हमारा सिख एम्पायर है। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये सबको जानता है हमारे सिलेबस में कितना इंपॉर्टेंट है। चाहे वो कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम होता है, तो मॉडर्न हिस्ट्री की बात करें तो ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो चलिए दोस्तों, बात करें कि सिख गुरुओं के बारे में थोड़ा इंट्रो बात करते हैं। तो देखो, सिख गुरु जो थे, जो पहले गुरु थे, वो आपका गुरु नानक देव थे, ठीक है। और सिख में टोटल 10th गुरु हैं दोस्तों, ठीक है। और जो आखिरी गुरु थे वो गुरु गोविंद सिंह थे। ये गुरु गोविंद सिंह बनने के बाद बोलते हैं कि जो टाइटल था वो गुरु का, बोलते हैं कि अब कोई भी नहीं बनेगा, अब केवल और केवल गुरु ग्रंथ जो था वो बोले कि यही हमारे आखिरी गुरु हैं। और गुरु ग्रंथ एक बुक है, होली बुक है सिख धर्म के लोगों के लिए, ठीक है। तो इन्हीं को ये गुरु मानते हैं, ठीक है, गुरु ग्रंथ। तो आखिरी गुरु अगर आपसे पूछा जाए कि सिख धर्म में आखिरी गुरु कौन था, तो बेसिकली आपको तो गुरु गोविंद सिंह बोलना है, ठीक है। तो यही था इंट्रो। अब हम बात करेंगे धीरे धीरे कि वो 10th गुरु के बारे में, जो कि आपको गुरु नानक से लेके गुरु गोविंद सिंह तक थे। और वो सब इम्पॉर्टेंट गुरुओं के बारे में बात करेंगे जो आपके एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट है। कौन कौन से पॉइंट आपको याद करने हैं, कौन कौन से पॉइंट आपको याद नहीं करने हैं, ये सब हम इसमें वीडियो में दोस्तों जानेंगे। और प्लीज़ इस वीडियो को एंड तक देखिएगा, अगर बीच में छोड़ के जाइएगा तो आपको कुछ समझ में नहीं आएगा और आपके जो इम्पॉर्टेंट चैप्टर है जो कि आप पढ़ रहे हो ये, तो इम्पॉर्टेंट पॉइंट आपका मिस हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए फिर शुरुआत करते हैं। तो दोस्तों देखिए, शुरू करने से पहले बता दें कि जो लोग हमारे चैनल पे नए हैं, इस वीडियो को देख रहे हैं, तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि हमारा चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि इसमें सब्सक्राइब करने में आपका कोई पैसा तो नहीं जाता है, लेकिन नुकसान मेरा ही होता है। तो प्लीज़ इसका सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी दबा लीजिए ताकि नोटिफिकेशन आप तक मिलती रहे। अगर आप चाहते हो कि आपको नोट्स मिले, ये सारे पीडीएफ के नोट्स आपको मिले, तो प्लीज़ हमारा ये जो चैनल है टेलीग्राम, इसे आप जल्दी से ज्वाइन कर लीजिए। यहाँ पे तो नोट्स आपको मिलते ही हैं, साथ साथ आपके जीके नोट्स, करंट अफेयर, इंग्लिश ग्रामर के नोट्स। और दोस्तों सबसे इम्पॉर्टेंट, यहाँ पे आपको सारे, बात करें हिस्ट्री की बुक, एंशिएंट हिस्ट्री, मेडाइवल हिस्ट्री या मॉडर्न हिस्ट्री, या फिर आप कोई भी डिफरेंट इंग्लिश के बुक, मैथमेटिक्स के बुक, रीजनिंग के बुक, ये सब आपको यहाँ पे अवेलेबल है फ्री ऑफ कॉस्ट में। आप यहाँ पे जाकर ज्वाइन कर लीजिए। टेलीग्राम पे जो मेरा चैनल है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मेरा लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप क्लिक करके ज्वाइन हो सकते हो, ठीक है। अब हम बात करते हैं मेन चैप्टर पे। तो गुरु नानक देव जो थे हमारे पहले सिख धर्म के फाउंडर थे, ठीक है। इन्होंने ही दोस्तों शुरुआत किया, क्योंकि ये विश्वास रखते थे गुरु में, बोलते थे कि एक ही देव थे, भगवान है, देयर इज़ ओनली वन गॉड। तो गुरुओं में विश्वास रखते थे। तो गुरु नानक देव जो थे, इनका जन्म दोस्तों बात करें तो तेलवंडी में हुआ था, जो कि अभी आपका पाकिस्तान में है। किस नाम से है तो नानकाबाद पाकिस्तान में है। 1469 में इनका जन्म हुआ था दोस्तों। इनकी मृत्यु जो थी दोस्तों करतारपुर में हो गई थी, ठीक है। और एक बात कहें तो ये एक इंस्टीट्यूशन चलाए थे, संस्था, जो कि था आपका गुरु का लंगर, ठीक है, गुरु का लंगर। तो दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जो आपसे पूछा जा सकता है कि बताइए गुरु का लंगर जो था वो किसने शुरू किया, ये संस्था। तो यहाँ पे केवल इस और केवल गुरु नानक देव से यही एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि गुरु का लंगर जो था किसने शुरुआत किया। तो गुरु नानक देव थे, जो कि बेसिकली इसका शुरुआत की है। अब बात करें कि लंगर का क्या मतलब होता है, तो देखिए लंगर का मतलब होता है सिख धर्म में रसोई जिसको कहते हैं, और जहाँ बिना किसी भेदभाव के सभी को भोजन परोसा जाता था, ठीक है। और अभी भी परोसा जाता है। आप जाओगे अमृतसर में तो देखोगे जो गोल्डन टेम्पल है वहाँ पे आपको लंगर देखने को मिलेगा, ठीक है। तो वहाँ भी आपको भोजन फ्री में करवाया जाता है और बहुत प्रेम से लोग खाते हैं, प्लेट धोते हैं, खाइए, प्लेट धोइए, दूसरों को भी खाना खिलाइए, बहुत अच्छा लगता है। अब बात करें नेक्स्ट, हमारे नेक्स्ट गुरु है अंगद देव, ठीक है। ये हमारे सेकंड गुरु थे। तो और बात करें कि ये जो गुरु हैं हमारे, ये हमारे सेकंड, जैसा कि हमने बात किया, तो इनका जन्म 1539 में हुआ था। और ये इनकी जो मृत्यु थे आखिरी बार ये 1552 में दोस्तों डेथ हो गई इनकी, ठीक है। अब बात करें कि इन्होंने गुरमुखी स्क्रिप्ट, आपको पूछा जाएगा कि बताइए गुरमुखी स्क्रिप्ट किसने लिखा, तो आपको बेसिकली आपको यहाँ पे इन्हीं का नाम आपको याद रखना है, गुरु अंगद देव, ठीक है। आपसे केवल और केवल यहाँ पे यही ऑब्जेक्टिव बनता है इम्पोर्टेंट, तो केवल ये
पहला वीडियो अभी थोड़ा देर पहले हमने नानक के बारे में, गुरु नानक देव के बारे में जाना था, तो वहाँ पे हमारा कौन सा इंपॉर्टेंट था, तो गुरु का लंगर। ठीक है, तो अब सेकंड यहाँ पे बात करें यहाँ पे कि कौन सा इंपॉर्टेंट है गुरु अंगद देव में, तो यहाँ पे गुरुमुखी जो स्क्रिप्ट है वो यहाँ पे दोस्तों यही कंप्लाइट किए थे, इंट्रोड्यूस किए थे। और ये दोस्तों जो स्क्रिप्ट है ये पंजाबी भाषा में लिखा हुआ है। ठीक है, जो गुरु का लंगर था उसकी जो संस्था था उसको लोकप्रिय बनाने के लिए इन्होंने बहुत सारे प्रयास किए थे और इसको विस्तारित किए थे ताकि और पॉपुलर हो। ठीक है, इनका दोस्तों बात करें तो इनका नाम दोस्तों लहना था। आपसे ये भी पूछा जाता है, प्रारंभिक नाम दोस्तों बात करें तो लहना था, लहना, याद रखिएगा, ये भी पूछा जाता है। ठीक है, ये भी VVI है, तो एक ये आपका हो गया प्रारंभिक नाम इनका, और सेकंड आपका ये VVI हो गया। ठीक है, तो आप देख रहे हो वीडियो में तो समझ जाना, आपको नोट्स की चिंता नहीं करना, बस केवल ध्यान से सुनना है। नोट्स हम आपको भेजेंगे, आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, वहीं पे आपको नोट्स भेजे जाएंगे, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है, अब हम नेक्स्ट गुरु के बारे में बात करें तो हमारा नेक्स्ट गुरु हैं गुरु अमरदास साहेब। ठीक है, इन्होंने जो बात करें कि ये दोस्तों यहाँ पे एक मैरिज सेरेमनी इंट्रोड्यूस किए थे जिसका नाम था कारज मैरिज सेरेमनी। और दोस्तों ये जो है हिंदू के जो मैरिज सिस्टम था उसके जगह पे दोस्तों ये दोस्तों इंट्रोड्यूस किए थे। तो अगर आपसे पूछा जाएगा, एक मिनट यहाँ पे लिखता हूँ, ये जो आपसे पूछा जाएगा मैं इंडिकेट कर रहा हूँ यहाँ पे कि बताइए जो गुरु, ये ऐसा पूछा जाए कि कारज मैरिज सेरेमनी था सिख धर्म में, जो शादी होती थी उसकी जो प्रथा थी, शादी का विवाह का कैसे होता था, तो वो किसने शुरू किया था, तो यहाँ पे ये VVI बन रहा है दोस्तों। तो याद रखिएगा गुरु अमरदास साहेब के द्वारा शुरू हुआ था। ये गुरु बने थे दोस्तों 1552 से लेके 1574 तक चले। ठीक है, इस चीज़ को भी याद रखिएगा। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब बात करें दोस्तों कि और भी क्या क्या इन्होंने काम किया, तो इन्होंने मांझी और पीरी सिस्टम इस्टेब्लिश की। तो आपसे यहाँ भी देखो दो इम्पॉर्टेंट हमसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, एक तो ये रहा VVI और दूसरा ये कि मांझी और पीरी सिस्टम किसने इस्टेब्लिश की। ठीक है, और ये बात करें कि मंजी और पीरी सिस्टम क्या है, तो ये दोस्तों एक रिलीजियस मिशन था। किसके लिए, तो जो पुरुष और महिलाओं के लिए ये दोस्तों रिलीजियस मिशन था ताकि उसको पॉपुलर बनाए। ठीक है, दोनों के लिए इन्होंने गुरु का लंगर परंपरा को मजबूत किया और इन्होंने सिखों के बीच शांति प्रथा, जो भी यहाँ पे सती प्रथा थी उसको दोस्तों इन्होंने एबॉलिश किया, और जो पुरदा सिस्टम था ये भी दोस्तों इन्होंने एबॉलिश कर दिया। ठीक है, सिख धर्म में। अब बात करें कि वो जो मुग़ल जो थे, अकबर का उस वक्त शासन चलता था। ठीक है, वहाँ पे दोस्तों ये मुग़ल शासक के समकालीन थे, और अकबर ने इनको, याद रखिएगा, इनकी एक बेटी थी जिसका नाम था बीबी भानी। ठीक है, याद रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अकबर जो था 500 बीघा जो खेत था, ज़मीन था, वो इन्हीं के पुत्री को देता है, इनकी बेटी को, जिसका नाम था बीबी भानी। ठीक है, अब बीबी भानी के जो पति होते हैं दोस्तों वो थे रामदास, जो कि नेक्स्ट आपके गुरु होंगे। ठीक है, जो चौथे गुरु थे रामदास। ठीक है, अब इसमें कुछ खास नहीं था, बस केवल यही दो इम्पॉर्टेंट था जो आपको जानना था। ठीक है, तो हम लोग बस ऐसे ही कर करके पढ़ेंगे कि कौन कौन सा पॉइंट हमारे लिए इंपॉर्टेंट है जो एग्जाम में से पूछे जाएंगे। ठीक है, तो इसमें 2 पॉइंट आपसे पूछे जाएंगे, बाकी सब आप याद कर सकते हो नॉर्मल तरीके से, लेकिन इस पर थोड़ा ज़्यादा फोकस करना होगा आपको। अब नेक्स्ट बात करते हैं, हमारे नेक्स्ट गुरु हैं जो चौथे गुरु होंगे, वो गुरु रामदास हैं। और गुरु रामदास जो थे दामाद थे किसके, अभी जो हमने पिछले गुरु के बारे में पढ़ा था गुरु अमरदास के, ये दामाद थे। ठीक है, इनकी जो बेटी थी किसकी, जो गुरु अमरदास की, यानी इनकी जो बीबी थी, इनकी बीबी का नाम था बीबी भानी, जिसको अकबर जो था वो 500 बीघा खेत दिया था। और जहाँ वो खेत दिया था दोस्तों वहीं पे इन्होंने एक सिटी बनाया जिसका नाम रखा इन्होंने अमृतसर। ठीक है, इस चीज़ को भी याद रखिएगा कि अमृतसर सिटी का स्थापना किसने किया, कि अमृतसर नगर किसने बसाया, तो याद रखिएगा रामदास के द्वारा, रामदासपुर में। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। रामदास ने अपने पुत्र जो थे अर्जुन को वो 5वें गुरु पद पे बैठाए। और यहीं से दोस्तों एक बात करें तो समझ लीजिए एक सिस्टम शुरू हो जाता है कि हर एक गुरु जो रहते हैं अपने बेटे को बैठाते हैं, अपने वंशुगणत समझ लीजिए तो हो जाता है यहाँ से सिस्टम। अब जो भी यहाँ पे गुरु आएंगे वो उनके देखोगे कि सब उन्हीं के बेटे अब गुरु बनेंगे। ठीक है, तो ये गुरु गोविंद तक आपका लास्ट तक चलता है। ठीक है, अब दोस्तों बात करें
और भी बहुत इंपॉर्टेंट, जैसे कि गोल्डन टेम्पल को किसने बनाया, ये सब। तो आपसे पूछा जाए कि गोल्डन टेम्पल जो था किसने कंस्ट्रक्शन स्टार्ट करवाया, बनाया, कंप्लीट नहीं करवाया, स्टार्ट करवाया। तो यहाँ पे स्टार्ट होना और कंप्लीट करने में बहुत डिफरेंस है। तो ठीक है, आप नाम याद रखिएगा। गुरु रामदास ने कंस्ट्रक्शन जो था गोल्डन टेम्पल जो अमृतसर में है, जो कि आपका होली सिटी है सिख लोगों के लिए, तो इस चीज़ को आपको याद रखना है किसने कंस्ट्रक्ट कराया था, तो गुरु रामदास ने। ठीक है, ये दोस्तों 1574 से लेकर 1581 तक ये गुरुपत्वे रहे हैं। ठीक है दोस्तों ये रिक्वेस्ट भी किए थे एक मुस्लिम सूफी संत से कि ये जो थे हरमिंदर साहब का एक आधारशिला रखा जाए, कहाँ, तो अमृतसर में। ठीक है, जो सूफी संत थे उनका नाम था मैन अमीर। ठीक है, याद रखिएगा इस चीज़ को भी, तो ये उतना इम्पॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, तो आपको यहाँ पे इम्पोर्टेंट क्या क्या था, तो पहला कि अमृतसर सिटी किसने बसाया था या बनाया था, और दूसरा जो गोल्डन टेम्पल का जो कंस्ट्रक्शन था वो किसने स्टार्ट करवाया था। ठीक है, ये दो इम्पॉर्टेंट हैं, बस इनके बारे में इतना ही है। नेक्स्ट बात करें, जो हमारे पांचवें जो गुरु हैं वो हैं गुरु अर्जन देव, जिनके जो बेटे हैं, किसके बेटे थे, तो गुरु रामदास के जो बेटे हैं ये है गुरु अर्जुन देव। इस चीज़ को भी याद रखिए। ठीक है, इन्होंने दोस्तों आदि ग्रंथ का, दोस्तों का बात करें तो इंट्रोड्यूस किया, आदि ग्रंथ को लिखे। तो इस देखिए, एक है आदि ग्रंथ और एक ग्रंथ था आपका जो सबसे इम्पॉर्टेंट था, वो था गुरुमुखी ग्रंथ। ठीक है, तो याद रखिएगा कि जो आदि ग्रंथ है वो तो गुरु अर्जुन देव थे जो फाउंडर थे, जो स्क्रिप्ट लिखे। ठीक है, और जो एक और है जो गुरुमुखी स्क्रिप्ट लिखा गया था, वो अभी हमने थोड़ी देर किसके बारे में पढ़ा था, तो गुरु अंगद देव जो स्टार्ट किए थे हमने, जो सेकंड सिख गुरु थे, याद है दोस्तों, वो जो थे हमारे गुरुमुखी स्क्रिप्ट लिखे थे पंजाबी लैंग्वेज में। तो इस चीज़ में कॉमन डिफरेंस देख लीजिएगा, तो ये एक पॉइंट हमारा सबसे इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, अब बात करें कि इन्होंने क्या क्या किया, तो देखो ये 1604 में बात करें तो ये दोस्तों एक चीज़ याद रखिए, यहाँ पे मैंने इस चीज़ को नहीं बताया ना। देखो 1604 में, ठीक है, ये गुरु आदि ग्रंथ का दोस्तों रचना किए थे। फिर एक और बात कि इनको जो सच्चा बादशाह कहा जाता है, अगर आपसे पूछा जाए कि बताइए सच्चा बादशाह किसको कहा जाता है, तो गुरु अर्जुन देव को कहा जाता है। अमृतसर में तालाब में एक मिडिल में दोस्तों इन्होंने सर दरबार साहिब का जो बनाया था, वो दोस्तों गोल्डन टेम्पल इसी तालाबों के बीच में बनाया था। ठीक है, उनका कंस्ट्रक्शन कंप्लीट करवाने वाले 1589 में दोस्तों इन्होंने गोल्डन टेम्पल को पूरी तरह से कंप्लीट करवाया था। तो आपसे पूछा जाए कि अमृतसर टेम्पल किसने बनवाया, तो दोस्तों याद रखिएगा अमृतसर टेम्पल बनाया गया था अर्जुन देव के द्वारा। ठीक है, और स्टार्टिंग किया था, काम शुरू लगाया था इनके पिताजी जिनका नाम था रामदास। ठीक है, इस चीज़ को भी याद रखना है। ठीक है, अब और भी इम्पोर्टेंट बात करें, जैसे कि इन्होंने आपका गोइंदवाल साहेब जो था, यहाँ पे बात करें, ये जो देखो सिटी जो है गोइंदवाल साहेब, जो कि ये जो सिटी दोस्तों याद रखिएगा, ये तरन तारा साहेब शहर की स्थापना किए थे। किसके पास, दो गोइंदवाल साहेब के पास। ठीक है, इन्होंने नियर द गोइंदवाल साहेब ही फाउंडेड ए टाउन ऑफ तरन तारन साहेब। ठीक है, तरन तारन साहेब एक सिटी ने, ये बात करें तो शहर बसाए, खोजे उसको, बनाए, वहाँ पे स्थापित किए। अब बात करें कि ये जो थे 1606 में जहांगीर के द्वारा इनको दोस्तों मृत्यु दंड दिया जाता है। ठीक है, क्यों दिया जाता है, क्योंकि जो जहांगीर था उसका एक बेटा था जो कि इनके पास आया था और इनसे आशीर्वाद लेके चला गया था, तो इस वजह से इनको आशीर्वाद नहीं दिए थे, इसी कारण इनको फांसी की सज़ा दी गई थी दोस्तों, याद रखिएगा। ठीक है, अब बात करें नेक्स्ट जो गुरु हैं हमारे गुरु हरगोविंद साहेब, ये आपके कब तक रहे, तो 606 से लेके 664 तक ये रहे। ठीक है, इनको दोस्तों शोल्डर संत भी कहा जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे ये पॉइंट इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, अब बात करें कि जो ये जो थे गुरु गोविंद साहेब, ये समझ गए थे कि जिस तरह से मुग़ल एक्सपेंड कर रहे थे और जबरन लोगों को मुसलमान बना रहे थे, तो इन्हें भी लगा कि अब हमें भी अपना पावर एक्सपेंड करना चाहिए, और वहाँ पे दोस्तों इन्होंने मिलिट्री ट्रेनिंग देना शुरू की थी अपने लोगों को। ठीक है, गुरु गोविंद साहब यहाँ पे सोल्डर और मिलिट्री ट्रेनिंग देना शुरू की। और दोस्तों ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट याद रखना कि फर्स्ट गुरु थे जो कि हु टेक अप द आर्म टू डिफेंड द फेथ, सच्चाई से लड़ने के लिए इन्होंने सोचा कि हमें हथियार उठाना पड़ेगा। ठीक है, तो ये उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। ठीक है, ये दोस्तों मुग़ल जो बादशाह थे वो जैसे जहांगीर और शाहजहाँ, उनके अगेंस्ट वार कर रहे थे। ठीक है,
तो यहाँ पे बस केवल एक ही पॉइंट इंपॉर्टेंट है, बस ये वाला जो फर्स्ट पॉइंट है, ये आपको इसको याद रखना है। अब नेक्स्ट बात करें दोस्तों, जो हमारे ये जो सिख गुरु हैं सातवें, इनका नाम है गुरु हर राय साय। ठीक है, तो ये दोस्तों कब तक गुरु रहे हैं, तो 1664 से लेकर 1661 तक गुरु रहे हैं। ठीक है, ये बहुत ही शांत स्वभाव के गुरु थे। ठीक है, ये कभी भी अपने जो वॉरियर्स थे, जो आर्म सिख वॉरियर, उनको कभी भंग करने की कोशिश नहीं की। अगर शांत थे तो क्या हुआ, ये कंटिन्यू रखे थे वार। ठीक है, इनके बारे में कुछ जानना इंपॉर्टेंट नहीं होगा दोस्तों। यहाँ पे आपको देखा जाए एग्जाम प्रोस्पेक्टिव से, तो यहाँ पे कुछ ज़्यादा ये क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं। केवल आपसे ये पूछे जाएंगे ज़्यादा से ज़्यादा कि सातवें गुरु कौन थे। ठीक है, बस इतना ही कुछ पूछा जाएगा। ठीक है, और एक बात करें, जो यहाँ पे शाहजहाँ का एक पुत्र था दोस्तों, जो दारा सिखो, जिसके बारे में हमने मुगल्स एम्पायर में पढ़ा था दोस्तों, याद है ना, मुगल डायनेस्टी में हमने पढ़ा था दारा सिखो के बारे में। ठीक है, सबसे बड़ा पुत्र था शाहजहाँ का, और उसका औरंगजेब से बनता नहीं था। ठीक है, तो यहाँ पे दोस्तों यहाँ पे आता है दारा सिखो, इनसे आशीर्वाद लेता है, फिर चला जाता है। ठीक है, तो इस चीज़ को देख के औरंगजेब जो रहता है, ये बहुत गुस्साता है कि आपने दारा सिखों को कैसे पनाह दे दिया, आपने कैसे कर दिया। तो ये दोस्तों ये बहुत ही क्रूरता से इनके साथ व्यवहार करता है और इन्हें परसिक्यूट करता है दोस्तों, बहुत सताता है। ठीक है, अब जो इनके बेटे थे दोस्तों, बात करें राम राय, इनके बड़े बेटे थे। और ये दोस्तों क्या होता है कि जब औरंगजेब इनको इनवाइट करता है, तो ये बोलते हैं अपने बड़े बेटे से, जाओ तुम उनके पास जाओ, वो शायद किसी काम से बुला रहे होंगे। तो यहाँ पे दोस्तों जो राम राय था, इनका बड़ा बेटा, कुछ ऐसा काम करता है जिसके कारण औरंगजेब खुश हो जाता है, लेकिन ये जो थे दुखी हो जाते हैं, क्योंकि वो काम बिल्कुल अच्छा काम नहीं रहता है दोस्तों, इस वजह से। ठीक है, तो ये दोस्तों क्या करते हैं, अपने छोटे बेटे जो 5 साल का रहता है, उनको वो दोस्तों अपने गुरु के पद पे दोस्तों बैठाते हैं। जो हमारे नेक्स्ट गुरु अभी हम लोग पढ़ेंगे, जो 8वें गुरु हैं, वो गुरु हरकिशन थे। ठीक है, हरकिशन साहब। तो जो ये गुरु हैं हमारे 8वें गुरु। ठीक है, उस वो वाले गुरु में जो हमने अभी प्रीवियस पढ़ा, जो 7वें गुरु थे, उसमें कुछ खास इंपॉर्टेंट नहीं था। तो ये जो गुरु हैं हमारे, इनसे केवल ये इंपॉर्टेंट है कि बताइए कौन सा ऐसा सिख रिलीजन्स में ऐसे कौन से गुरु हैं जो 5 साल की एज में बैठे पद पे, गुरु के पद पे। तो गुरु हरकिशन साहब जो थे, वो 1661 से लेकर 1664 तक रहे। बस ज़्यादा से ज़्यादा 5 साल तक इन्होंने रूल किया, या 3 साल तक। और दोस्तों फिर उनके बाद चेचक की एक बीमारी हो जाती है इनको, दोस्तों इनको चेचक की बीमारी हो जाती है, उनके कारण इनकी मृत्यु हो जाती है दोस्तों। ठीक है, अब नेक्स्ट बात करें, जो हमारे 9th गुरु हैं, वो गुरु तेज बहादुर साहब थे। वो दोस्तों हमारे ये 9th गुरु हैं। ठीक है, हरगोविंद साहब के जो पुत्र थे, इन्हें पद के लिए उत्तराधिकारी दोस्तों, इनके लिए युद्ध करना पड़ा था हरगोविंद साहब से। फिर दिल्ली में दोस्तों औरंगजेब ने इनकी हत्या करवा दी। इन्होंने जो आनंदपुर शहर था, इनके द्वारा ही दोस्तों इस्टेब्लिश किया गया था। तो यहाँ पे दोस्तों ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, ये कश्मीर हिंदू पंडितों के लिए भी बहुत लड़े दोस्तों, उन्हें जबरन दोस्तों मुसलमान बना दिया जाता था। यहाँ पे दोस्तों औरंगजेब द्वारा इनकी हत्या की जाती है। इनको पकड़ कर बोला जाता है, जबरन मुसलमान बनाने के लिए कहा जाता है कि आप इस्लाम धर्म एक्सेप्ट करते हो कि नहीं। तो इन्होंने एक्सेप्ट ना करने किया था, तो इनको दोस्तों वो मृत्यु दंड दे देता है। ठीक है, अब नेक्स्ट बात करें, हमारे जो आखिरी गुरु हैं वो हैं गुरु गोविंद सिंह साहब। ठीक है, यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंस पॉइंट मिलेंगे आपको, जैसे कि इनका जन्म कब हुआ था। तो इनका जन्म हुआ था 1666 में, पटना ज़िले में। दोस्तों बात करें तो पटना में इनका जन्म हुआ था। ठीक है, और एक बात और जान लो कि इन्होंने आनंदपुर नगर की स्थापना की थी। ठीक है, इस चीज़ को भी आपको नहीं भूलना है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ही क्रिएटेड द खालसा इन 1699। ठीक है, इन्होंने दोस्तों एक 1699 में खालसा पंथ की स्थापना की थी, इस चीज़ को याद रखना। और इन्होंने ही टाइटल स्टार्टिंग किया था सिंह का। ठीक है, जो पुरुष थे वो सिंह लगाएंगे, यहाँ पे सिंह लगाएंगे, और जो महिला थी वो कौर टाइटल यूज करेंगे। इन्होंने 5 क का भी दोस्तों कहें तो स्थापना की, जैसे कि 5 क का बात करें सिख के लिए, जो केस हो गया, कंघा हो गया, कच्छा हो गया, कड़ा हो गया, कृपांड हो गया, ये लोग जो पहनते थे, तो उनकी भी दोस्तों इन्होंने स्थापना की थी। ठीक है, अब बात करें कि आदि ग्रंथ, इन्होंने जब मरते हुए बोला था कि जो आदि ग्रंथ है, इन्होंने फिर से उसका पुनर्निर्माण करवाया। और एक और चीज़ आप जान लो कि इन्होंने बोला था कि अब ये जो ग्रंथ है वो दोस्तों वही हमारा आखिरी ग्रंथ होगा। ठीक है, आपसे ये बस इम्पॉर्टेंट कुछ पॉइंट्स आपसे पूछे जाएंगे कि लास्ट जो थे सिख में वो कौन थे। ठीक है, आपसे पूछा जाएगा कि बताइए जो गुरु गोविंद सिंह थे, चाहे आपसे उनका ही नाम पूछा जा सकता है कि किसने, कौन से वो गुरु थे जो सिंह टाइटल का यूज किए थे या आनंदपुर नगर स्थापना की।
तो ये सब चीज़ आपसे पूछा जाएगा। 1708 में दोस्तों नांदेड़ में पठान के द्वारा इनकी हत्या कर दी जाती है। ठीक है दोस्तों, इस चीज़ को भी याद रखना। इनकी मृत्यु हो जाती है 1708 में पठान के द्वारा, याद रखना। अब दोस्तों बात करें कि जो औरंगजेब था वो 1707 में ही मर जाता है। तो जो सिख एम्पायर था वो काफ़ी स्तर पे दोस्तों बहुत नाक में दम कर दिए थे कहिए तो मुग़ल को। ये हमारे लिए बहुत ही गर्व की बात है कि ऐसे ऐसे योद्धा हमारे भारत देश में थे दोस्तों। तो दोस्तों ये लेकिन जो वो थे पठान थे, इनकी हत्या कर देते हैं। ठीक है, जो अफ़गानी थे। अब हम बात करें दोस्तों, जो मेन इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो आपका आता है ये गुरु ग्रंथ जो था, अभी मैंने बताया कि जो वही अभी स्क्रिप्ट के बारे में बताया कि जो गुरु गोविंद सिंह जब मरते हुए बोले कि ये जो है ग्रंथ यही जो होंगे आखिरी गुरु होंगे। ठीक है, ये सबके गुरु होंगे, इनके बाद अब कोई नहीं होगा। तो दोस्तों अब दोस्तों हम लोग बात करते हैं कॉन्सिक्वेंट ऑफ पंजाब के बारे में कि किस तरह से जो पंजाब जो सिख एम्पायर थे वो कैसे कैसे एक्सपेंड हुए थे। तो जैसे कि पानीपत की जब लड़ाई हुई थी दोस्तों, ठीक है, 1700 आपका हुआ था 61 में। तो जो अहमद शाह अब्दाली था उस वक्त थर्ड बैटल ऑफ पानीपत हुआ था। ठीक है, ठीक है, थर्ड बैटल ऑफ पानीपत जो आपका 1761 में मराठास के साथ हुआ था। तो यहाँ मराठाज हार गए थे। ठीक है, तो यहाँ मराठा वीक पड़ गई थी। पहला तो नॉर्थ में पहले ही आपका जो औरंगजेब मर गया था तो उस वक्त पहले से वीक पड़ गई थी जो मुगल्स थे। अब उसके बाद मुगल्स वीक पड़ने के बाद अब मराठाज भी वीक पड़ गई। तो अब कौन एक्सपेंड हो रहा है? तो अब हो रहे थे आपके पंजाब के जो रूलर्स थे वहाँ पे जो सिख लोग, वो लोग अपना पावर धीरे धीरे एक्सपेंड कर रहे थे। ठीक है, तो यहाँ क्या होता है कि जो गुरु गोविंद सिंह जो होते हैं वो दोस्तों आपका बहादुर शाह जफ़र से आपका हाथ मिला लेते हैं। और यहाँ पे दोस्तों इन लोग के बीच आराम से अच्छा खासा रिलेशन बनता है। लेकिन पठान जो थे अफ़गानी लोग, वो लोग गुस्सा कर पठान लोग इनकी हत्या कर देते थे, गुरु गोविंद थी। लेकिन अब जो रूलर्स आते हैं, अब वो आते हैं जो महाराज रंजीत सिंह, सबसे पावरफुल रूलर्स वो आते हैं। उनकी दोस्ती के बारे में बात करें दोस्तों तो इनका अंग्रेज़ों के साथ भी अच्छा खासा दोस्ती था। ठीक है, लेकिन इनके मरने के बाद सब समझ लीजिए अंग्रेज़ अपना असली रंग दिखाई दिया। अंग्रेज़ किसी के दोस्त नहीं थे, वो हमेशा लालच से ही दोस्ती रखते थे दोस्तों। ठीक है, तो यहाँ पे हम बात करें कि धीरे धीरे जब एक्सपेंड होने लगा था, ठीक है, यहाँ पे देखो मैं बात कर रहा हूँ कि यहाँ पे मराठा जब वीक पड़ गया और यहाँ पे जब मुग़ल वीक पड़ गया और यहाँ पे जो अफ़गानी जो आए थे, किसका, अहमद शाह अब्दाली, मराठा पे अटैक किए, फिर वापस चले गए वापस। लेकिन यहाँ पे दोस्तों पंजाब जो था वो अपना रूल कर रहा था और एक्सपेंड हो रहा था, अब हो रहा था। ठीक है, अब बात करते हैं राजा महाराजा रंजीत सिंह के बारे में, जिनका पीरियड्स चला कब तक, तो 1792 से लेके 1839 तक इनका चला। ठीक है, इनका जन्म दोस्तों 1780 में हुआ था, याद रखना। ठीक है, इनके पिताजी का नाम आपका था महासिंह, ये भी आपको याद रखना होगा। ठीक है, अब बात करें कि इन्होंने, ठीक है, इन्होंने एक यूनाइटेड 12 सिख जो कि 1801 में पंजाब में महाराजा बनने के लिए एक दोस्तों संघर्ष किया था। और यहाँ पे दोस्तों जो स्थानीय राज्यों से बात करें तो उनको भी गुमराह किया था और तोड़फोड़ भी किया था। मतलब एक अच्छा खासा इन्होंने पॉलिटिक्स किया था राजा बनने के लिए। बहुत कम उम्र में दोस्तों यहाँ पे देखा जाए तो ये राजा बनते हैं। ठीक है, ये 12 साल के थे तभी ये राजगद्दी पे दोस्तों बैठते हैं, 12 साल की उम्र में ही। ठीक है, तो यहाँ पे बात करें कि कई अफ़गानों के साथ भी इनका दोस्तों बात करें तो अटैक हुआ था, आक्रमण हुआ था, लेकिन ये बहुत जीतते गए, आगे बढ़ते गए। लाहौर को जीता, पेशावर को जीता, मुल्तान को जीता और कई क्षेत्रों में अपना दोस्तों कब्जा यहाँ पे दोस्तों जमा लिया। ठीक है, ये जो थे अपना एक टाइटल रखे, ठीक है, शेर ए पंजाब, ठीक है, जिसको कहा जाता है पंजाब का शेर, लॉयन ऑफ पंजाब। तो अगर आपसे पूछा जाए कि बताइए लॉयन ऑफ पंजाब किसने टाइटल रखा, तो आपका महाराजा रंजीत सिंह जो थे, ये आपका शेर आई पंजाब जो थे, इन्होंने टाइटल रखा। ठीक है, इन्होंने अपना लाहौर को ऑक्युपाइज किया था 1799 में और इसको अपना कैपिटल बनाया था दोस्तों, याद रखिएगा। ठीक है, इन्होंने बात करें कि और क्या क्या किया, तो इन्होंने अपने सिख एम्पायर को और ज़्यादा बढ़ाने के लिए इन्होंने नॉर्थ सतलज रिवर को भी क्रॉस करते हुए साउथ ऑफ नॉर्थ वेस्टर्न को, हिमालय को क्रॉस किया। और जैसे कि लाहौर, मुल्तान, श्रीनगर, जम्मू कश्मीर, रावलपिंडी, ठीक है, और भी बहुत सारे जो यहाँ पे आप देख रहे हो अपने स्क्रीन पे दोस्तों, ये सब चीज़ इन्होंने एक्वायर कर लिया, अपने अंडर ले लिया। ठीक है, इनकी दोस्तों फ्रेंड्स, जैसा कि अभी मैंने बताया कि इनकी जो फ्रेंडशिप थी ब्रिटिश के साथ अच्छी खासी थी। ठीक है,
इनके पास जो दोस्तों आर्मी में जो लोग थे वो दोस्तों डिफरेंट रिलीजन्स और डिफरेंट कास्ट के भी दोस्तों यहाँ पे लोग थे, ये भेदभाव नहीं रखते थे। ठीक है, एक कहिए तो एक सेकुलर राजा थे और कोई भी छोटी नीची जाति ये लोग नहीं देखते थे। ठीक है, अब बात करें कि ये जो थे कि इनकी जो ये बात करें मृत्यु जो थी कब हो गई थी, तो देखो यहाँ पे आफ्टर हिज डेट 1839 में ये क्या होता है जब इनकी मृत्यु दोस्तों याद रखिएगा कि बताया पूछा जा सकता है कि राजा रंजीत सिंह की जो डेथ कब हुई थी, तो 1839 याद रखिएगा, यहाँ पे लिखा हुआ है। इस चीज़ को भी नोट्स को एकदम टेंशन मत लो, नोट्स आपको मिल जाएगा टेलीग्राम चैनल पे हमारा ज्वाइन कर लो, वहाँ पे आपको नोट्स अवेलेबल है। आप बस केवल ध्यान से देखो क्योंकि आपको रटना नहीं समझना है। आपको मैं पॉइंट गिना रहा हूँ कौन कौन से पॉइंट्स आपसे एग्जाम में पूछे जाएंगे, और ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपके एग्जाम में हर एक बार आए हैं, इस वजह से आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको इसके बारे में समझना होगा। ठीक है, तो जब मरते हैं वो, उनकी मृत्यु हो जाती है 1839 में, तो उनके कई रिश्तेदार के बीच अब संघर्ष होता है कि भाई उत्तराधिकारी कौन बनेगा। तो दोस्तों इनका एक बड़ा बेटा था खड़क सिंह, वो दोस्तों यहाँ पे उत्तराधिकारी बनता है। ठीक है, अब दोस्तों यहाँ पे जब रंजीत सिंह मर जाते हैं तो जो खड़क सिंह थे उन अच्छे खासे रूलर्स नहीं थे सिख में, तो धीरे धीरे क्या होता है जो इनकी जो राज्य थी वो धीरे धीरे बंटने लगती है, और अंग्रेज़ जानते हैं यहाँ पे फ़ायदा उठा लेते हैं। अंग्रेज़ क्या करते हैं, इन पे अटैक करते हैं, और यहाँ पे दोस्तों अब जो शुरू होने वाला है वो हमारा होगा एंग्लो सिख वार, जो कि आपका 1845 से लेके 49 तक ये दोस्तों चला। 4 साल तक ये युद्ध हुआ एंग्लो सिख वार। ठीक है, अब बात करें फर्स्ट एंग्लो सिख वार के बारे में, तो दोस्तों यहाँ पे दोस्तों बात करें कि अमृतसर को क्रॉस करते अमृतसर में ईस्ट इंडिया कंपनी दोस्तों यहाँ पे अटैक की थी 1843 में दोस्तों। ठीक है, और दोस्तों एक बात और जान लीजिए यहाँ पे कि सिख बलों ने दिसंबर 1849 में सतलज रिवर को पार किया था और अंग्रेज़ों के खिलाफ युद्ध लड़ा था। ठीक है, इस चीज़ को भी आपको याद रखना है, किस रिवर को पार किया था, सतलज रिवर को यहाँ पे दोस्तों इन्होंने दिसंबर 1845 में दोस्तों यहाँ पे दोस्तों पार किया था। ठीक है, लाहौर बाद में दोस्तों यहाँ पे बात करें तो ये हार गए थे, अंग्रेज़ जीत गए थे यहाँ पे। ठीक है, अंग्रेज़ की उस वक्त बात करें कि विक्टोरी की बात करें इंग्लिश विक्टोरी, तो सौररोयन जो थे, सौबरोयन, ये इंग्लिश विक्टोरी थे। ठीक है, इन्हीं के नेतृत्व में ये दोस्तों वार हो रहा था, फर्स्ट एंग्लो सिख वार। तो इस चीज़ को याद रखना, कब तक हुआ, तो 1845 से लेके 1846 तक चला, 1 साल तक चला। ठीक है, तो इस चीज़ को आपको याद रखना है। अब हम बात करें यहाँ पे दोस्तों क्या होता है, रिजल्ट आउटकम क्या होता है, तो यहाँ अंग्रेज़ जीत जाते हैं और यहाँ पे एक संधि होती है, लाहौर की संधि। ठीक है, 1846 में। ठीक है, इस चीज़ को आपको याद रखना है, किसकी संधि हुई, 1846, जो कि इम्पॉर्टेंट है। तो एक अच्छा खासा यहाँ ऑब्जेक्टिव बन रहा है, एक अच्छा खासा यहाँ रिवर कौन सा रिवर पार किया गया था, एक अच्छा खासा यहाँ भी आपका ऑब्जेक्टिव बन रहा है कि कौन कौन से कब कब आपका वार हुआ था, फर्स्ट एंग्लो वार। ठीक है, एक अच्छा खासा यहाँ ऑब्जेक्टिव बन रहा है कि किसके नेतृत्व में, ये इंग्लिश के जो लीडर थे किसके नेतृत्व में यहाँ पे वार हुआ। तो यहाँ पे 3-4 जो है आपको नाम याद रखना है। ठीक है, इंपॉर्टेंट। अब हम नेक्स्ट बात करें जो एंग्लो सिख वार हुआ था। ठीक है, तो यहाँ एंग्लो सिख वार आपका चला 1848 से लेके 1849 तक चला। ठीक है, और यहाँ पे दोस्तों बात करें ये जो बैटल आपको कहाँ लड़ा गया था, ये आपका लड़ा गया था रामनगर और चिलियन वाला में। ठीक है, आपको नाम याद रखिएगा। ठीक है, यहाँ जो बैटल लड़ा गया था दोस्तों, तो यहाँ पे जो था फर्स्ट वार में यहाँ पे जो सिख लोग जीत जाते हैं। ठीक है, जो चिलवलन वाला जो वार होता है, चिल्ली वाला जो वार होता है, वहाँ पे सिख जीतते हैं। लेकिन जब फाइनल बैटल होता है वहाँ पे 1849 में फाइनल बैटल जब समाप्त होता है, वहाँ गुजरात के पास हुआ था नियर चेनाब, वहाँ पे दोस्तों यहाँ पे ब्रिटिश जीत जाते हैं। और यहाँ पे ब्रिटिश को पता था कि अब तो सिख पूरी तरह से कमज़ोर पड़ गया है। तो यहाँ पे दोस्तों जो भी इनके पास जो संधि की हुई थी, रिजल्ट के बारे में बात करें तो यहाँ पे जो भी संधि की हुई थी वो सब इन्होंने, जो ट्रीटी ऑफ लाहौर संधि की हुई थी वो इन लोग एक्वायर कर लेता है। अब वहाँ पे इन लोग का राज रहता है। अब जो राजा थे वहाँ पे उनको बस एक पेंशन, मतलब कहा जाता है आपको पेंशन दिया जाएगा, वो भी बहुत कम मिलता था उनको पेंशन। ठीक है, तो यहाँ पे बहुत जो डल हाउसेस, लॉ डल हाउसेस, इनका तो आपको बारे में पता है, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स क्या क्या कैसी गंदी गंदी पॉलिटिक्स की है और पॉलिसी लाए, और इस तरह से लोग तो हड़प ही लिया, पूरी तरह से बर्बाद कर दिया। आपसे यहाँ पूछा जाएगा कि फर्स्ट चीफ कमिश्नर ऑफ पंजाब ड्यूरिंग द सेकेंड एंग्लो सिख वार कौन था, तो यहाँ पे आपसे पूछा जाएगा कौन था, तो यहाँ पे आपका हो जाएगा सर जॉन लॉरेंस, जो थे यहाँ पे फर्स्ट चीफ कमिश्नर थे पंजाब के ड्यूरिंग द एंग्लो सिख वार। ठीक है, इस चीज़ को आपको याद रखना है। ठीक है,
यहाँ पे दोस्तों जब इनके बेटे थे, महाराजा के जो बेटे थे 11 साल के थे, तो यहाँ पे कुलदीप सिंह को यहाँ पे पॉइजन बनाया जाता है इंग्लैंड में। ठीक है, जो माता जी थी जिंद कौर, ठीक है, इनको भी दोस्तों यहाँ पे देखा जाता है कि छुड़वाने के लिए इन्होंने ज्वेलरी वगैरह सब बहुत सारे अमाउंट्स यहाँ पे ब्रिटिशर को दिए थे। और एक और चीज़, सबसे महत्वपूर्ण चीज़, जो कोहिनूर का जो हीरा था दोस्तों, जो महाराजा रंजीत सिंह के पास था। महाराजा रंजीत सिंह को दोस्तों एक अफ़गानी एक ट्रेडर था, रिच मैन था, जिसका नाम था शाह शुजा। ठीक है, याद रखिएगा, वही कोहिनूर का हीरा रंजीत सिंह को गिफ्ट किया था। तो दोस्तों वो अंग्रेज़ ले लेते हैं और फिर अंग्रेज़ की जो रानी रहती है एलिजाबेथ, उनको दे देते हैं। तो उनके मुकुट में दोस्तों वहाँ पे चला गया। सोचो कहाँ कहाँ से ये घूमते हुए चला गया। ठीक है, इस चीज़ को भी दोस्तों आप लोग याद रखिएगा। तो दोस्तों ये था हमारा टोटल आज का चैप्टर। आशा करते हैं आपको दोस्तों पसंद आया होगा। अगर आपको अच्छा लगता हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलें दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे काफ़ी हमें सपोर्ट मिलता है। अगर मेरे द्वारा कुछ इंपॉर्टेंस पॉइंट अगर अभी भी मिसिंग है तो प्लीज़ आप हमें कॉमेंट करके बता सकते हैं। लेकिन मैंने बता रहा हूँ कि मेरे सारा इंपॉर्टेंस पॉइंट को मैंने कवर किया है। कुछ ऐसे पॉइंट्स नहीं हैं, हो सकता है छोटे मोटे 2 पॉइंट्स हो सकता है छूट गया, लेकिन मेरे सारे अपने इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आपके एग्जाम में हर एक साल पूछे जाते हैं, ये सब मैंने आपको बता दिया है। बस आपको क्या करना है कि बस इस चैप्टर को अच्छे से कवर कीजिए, पढ़िए। नोट्स आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल ही जाएगा, वहाँ से नोट्स को पढ़िए और डायरेक्ट जाके अभी एमसीक्यू लगाया गया। आपको बता रहे हैं, आपको नहीं तो 80% आप बहुत कुछ समझ जाएंगे। अगर अच्छे से ये वीडियोस देखे हो तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। ठीक है, तो चलिए दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद, थैंक यू, हैव ए गुड डे।